कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सारे बण भाइयों ने चतुर्बाई की ओर ते राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हम जो कर रहे हैं एक कृषि पर्सन से, और आज का जो कृषि पर्सन है वो है कि फल और सब्जी उत्पादन के लिए इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट हरियाणा में कहाँ पर है। इस सवाल का जवाब जो है आपने देना है 6:50 तक, और जो भी श्रोता अपना इस सवाल का जवाब जो है वो देगा तो उसका हम नाम जो है अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अब बात आवा है कि भाई भेजना कैसे है, तो भाई व्हाट्सएप पे भेजना है, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप नोट कर सकते हो। वो नंबर है 9466021336 9466021336। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है इस सवाल का जो जवाब है वो आप भेज सकते हो। और भाई मौसम तो आप देखने लग रहे हो कि मौसम कहीं कहीं गरड़ फरड़ हो रही है, और नमी भी जो है इस समय काफ़ी हो गई है। और गेहूं में जो इस टाइम हमारे गेहूं की जो फसल खड़ी थी खेतों में, उसमें थोड़ा सा नमी भी आ गई है। कुछ भाइयों की फसल जो है वो गिर भी गई है, तो हमने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन भाइयों हमने एक बातचीत हम आपको एक सुनवा रहे हैं। सुरेश कड़ोदा जी हैं, डीएम हैफेड में हैं, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी जो फसल है जब हम मंडी में लेकर जावा तो उस फसल में कितनी नमी की मात्रा होनी चाहिए। सुरेश कड़ोदा जी जो कि मैनेजर हैं हैफेड में, और आज हमसे बातचीत करेंगे कि कड़ोदा साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कड़ोदा साहब आप हमें ये बताइए, किसान जो है मंडी में गेहूं या कोई भी फसल लेकर जाएगा, क्योंकि अब बारिश का मौसम हो रहा है, फसल तो वैसे गिल्ली होगी, तो अमूमन जो किसान भाई अगर मंडी में जैसे अब पिछले दिनों सरसों गई है और अब जो गेहूं का सीजन जो है वो अब कटाई जो है शुरू होने वाली है, तो किसान भाई को कितने प्रतिशत नमी की जो फसल है वो मंडी में लेकर जानी चाहिए? जी ऐसा है, सरसों डॉक्टर साहब जो है उसकी नमी की मात्रा जो है उसमें 8% होनी चाहिए जी, और साफ सुथरी होनी चाहिए। ये मानक हैं सरसों के लिए जी। और गेहूं की जो नमी है वो होनी चाहिए 12% जी। और अधिकतम जो है कोई किसान भाई अगर 12 से ज्यादा है वो 14% तक ली जा सकती है कट के साथ जी। 12 से अगर ऊपर है उसका तो उस पे कट लगता है जी। और अगर 12-14 से ऊपर अगर कोई मॉइस्चर है तो वो उसको सरकार नहीं खरीदेगी। अच्छा, यानी कि 14% से अगर ज्यादा मॉइस्चर है फसल में तो सरकार जो है वो उस गेहूं को खरीदने में असमर्थ है। 14% जो है वो कट के साथ है
फसल की जो है, गेहूं की फसल की जो नमी की मात्रा है वो 12% ही होनी चाहिए जी। और अभी फसलें जो हैं, बारिश का मौसम है, अभी तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो गेहूं की फसल की कटाई में जल्दबाजी ना करें। जैसे ही मौसम खुलता है 2-4 दिन हवा लगवाएं उसको और उसको तब कटाई करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, वो गेहूं जाते ही बिकेगी उसकी। जी। और कुछ आप हमारे किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहें? हाँ, किसान भाइयों से यही है कि वो अपनी गेहूं की फसल जो है वो बारिश के मौसम के बाद थोड़ा सा खुलने के बाद उसकी कटाई करें और सरसों की फसल जो है उसकी भी वो जब मंडी में लेके आए तो उसकी नमी की मात्रा उसको साफ सुथरा करके सुखा के लेके आए और 8% की जो नमी की मात्रा होगी तो जाते ही सरकार उसको तुरंत खरीद लेगी। जी। तो कलोदा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों, ये थे डीएम हैफेड सुरेश कड़ोदा जी, जिन्होंने बताया कि नमी की मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए। और अब जो है थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम डेयरी के बारे में, क्योंकि भाई पशु जो है वो किसान की रीढ़ की हड्डी है। यानी कि इन्हों क्या करें भाई, जब हम पशु को कुछ देंगे, यानी कि कुछ खिलाई पिलाई उसकी हम करेंगे, तो पशु भी इसके बदले जो है वो हमने कुछ देगा। और किसान को जो है वो एक सहायक धंधे के रूप में भी कुछ भाई जो है डेयरी उद्योग को जो डेयरी व्यवसाय है उसको जो है वो अपना कर अच्छा मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं। अच्छे पशु जो है वो लेकर और अच्छे दुधारू पशु लेकर और वो दूध का जो व्यवसाय है वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा भी जो कमा रहे हैं। और हाल ही में भारत सरकार ने जो है एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करके और डेयरी सहकारिता के ऊपर जो है अपनी पूरी ताकत जो है वो लगा दी है। और इसके साथ ही जो डेयरी सहकारिता को जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक जो है नयापन जो है पर्यावरण के अनुकूल जो लागत प्रभावी है और इसको जो है और भी अच्छा बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि भाई डेयरी के प्रचलन से जो जुड़ी कई प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें एक आईटी है, सहकारिता समिति है, संघ है, अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से जो सदस्यों को जो है हम बेहतर संपर्क है और संवाद जो है उनसे बातचीत करके अच्छी सुविधाओं को जो है वास्तविक समय में जो है उन तक जो है सही समय पर उनको हम कोई भी जानकारी जो है वो पहुंचा दें। और आज का युग तो जो भाई वो संचार का युग है और इसमें जो है आप मोबाइल है, ऐप हैं, इनमें किसी के माध्यम से भी आप इसको जोड़ के और बहुत अच्छा एक व्यवसाय जो है जो डेयरी उद्योग है उसको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पनपा सकते हैं। और क्या करें कि भाई लगभग 210 मिलियन टन जो है वार्षिक उत्पादन के गिरले जो है संसार में, पूरे संसार में दूध के उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है ना वो लगभग 23% है। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अकेला जो डेयरी सेक्टर है उसमें उसका जो योगदान है वो 5% तक का गिना गया है। और भाई देश में लगभग जो है 8 करोड़ परिवारों की आजीविका जो है जो पैसा है, व्यवसाय है, इसी व्यवसाय से जो है वो आ रहा है। और डेयरी जो है देश की सबसे आगे आर्थिक गतिविधियों में से भी एक है। और संसार में यानी कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो दूध उत्पादन में जो बढ़ोतरी है की जो दर है उसकी मात्रा जो है 2% है, जबकि भारत में अपने देश में ये जो है 6% का रिकॉर्ड जो है वो नापा गया है। तो भाई डेयरी उद्योग में जो है काफ़ी संभावनाएं जो है इस समय हो रही हैं और नए नए आविष्कार होने लग रहे हैं। और अब तो एक आविष्कार और भी होने लग गया है, डॉक्टरों ने एक ऐसा टिक्का बना दिया है कि आप अगर उस टिक्के को अपने पशु को लगवा देंगे तो बछड़ियाँ ही बछड़ियाँ या कटड़ियाँ ही कटड़ियाँ जो हैं वो होंगी। और बहुत अच्छे अब जो है हम अपने पशु ले रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है और किसी भी तरह से बहुत अच्छी नस्ल के जो पशु हैं वो हमारे पास हैं।
आप कभी किसी मेले में जाकर देखो, NDRI में मेला लगता है या नज़दीक का हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जो मेले लगते हैं, आप उनमें जाकर देखिए, बहुत बढ़िया पशु है, बहुत अच्छे पशु है जो देखते एक बार तो आँख खुली की खुली रह जाए। तो डेयरी व्यवसाय का जो है हमारे जीवन में जो है बहुत ही महत्व है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे बच्चे जो है दूध के बिना नहीं रह सकते, और दूध आएगा कहाँ से? जब मारदोरा डांगर होंगे, और डांगर जब होंगे तो उनकी अच्छी खिलाई पिलाई होगी, उन अच्छा हम दाना रे, घास रे, फूस रे, दुनका रे जो सही ढंग से उन्हें देंगे तो इसके बदले वो भी हमने कुछ न कुछ देंगे। तो ये तो रही बात डेयरी सहकारिता में पशुपालन की भूमिका। और अब जो है बातचीत करेंगे मौसम की। और भाई मौसम जो कह रहा है, इस समय आज का जो तापमान अधिकतम रहा वो 25 डिग्री और न्यूनतम रहा 14 डिग्री, और कहीं कहीं जो है बारिश से या जो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ बारिश जो है आने की संभावना है। और कल का जो मौसम वो रहने की संभावना है वो अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कल जो है मौसम साफ रहने की भी संभावना है। और इसके साथ साथ कल के कार्यक्रम का जिक्र कर ले। कल एतवार है और एतवार ने जो कार्यक्रम हुआ है वो है थारी चिट्ठी मारे गीत। और सोमवार को जो कार्यक्रम होगा उसमें हम चर्चा करेंगे पशुधन बीमा योजना के बारे में। नई फसल नई उमंग के तहत जो जानकारी हम लेंगे वो लेंगे जड़वाली सब्जियों के, जड़वाली फसल के बारे में, और सब्जियों का भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ शकरकंदी की बिजाई के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और बाजरे के विकास के लिए जो दूसरे कदम उठाए उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। और भाई अब समय आपके मनोरंजन का, तो सुनते हैं एक रागनी रणबीर सिंह और साथियों की आवाज में। हेर तू सो जा दमयंती से, दिन भर की रथ की हारी, पिया ते पहलम को न्यासो सुपति वर्ता नारी। अरे तू सो जा दमयंती से, दिन भर की थकी हारी, पिया ते पहलम को न्यासो सुपति वर्ता नारी। तू सो जा दमयंती से, दिन भर की थकी हारी, पिया ते पहलम को न्यासो सुपति वर्ता नारी। सती के होना रे पति कहते, सती के होना धर्म कर्म में हानि, ना पिया ते पहलम भोजन खा सती पीवे को न पानी। इस बुरे वक्त में दमयंती ये मुश्किल बात निभानी। देखे पिया धर्म छोड़ना ना चाहिए हो समोवनी जानी। तू अक्लमंद से श्याणी रह, तू अक्लमंद से श्याणी हट नहीं करनी चाहिए प्यारी। देखे बेशक जाओ प्राण धर्म ना छोड़े दासी थारी। अरे तू सो जा दमयंती से, दिन भर की थकी हारी, पिया ते पहलम को न्यासो सुपति वर्ता नारी।
राते, अरे आधी राते असुरों का पहरा तन दमयंती समझाऊं। मेरी मत भक्ति में भंग गिरे थारे चरणा शीश नवाऊं। हेरा आदि के बाद देवता का पहरा जागिए तुम सो जाऊं। शेर सांप दाने दुश्मन ते मैं कति नहीं घबराऊं। मैं तने बताऊं गहरा जंगल, मैं तने बताऊं गहरा जंगल, रात जो की अंधियारी देखे कोई ब्रह्मा की रात नहीं से 3 पहर की सारी। अगर तू सो जा दमयंती से जल भर की थकी हारी। पिया के पहलम को ना सो सुपति वर्ता नारी। हो एक पहर में कहर बड़ा, हो एक पहर में कहर बड़ा, बारया हो पेट रात का। दिन रात एक से समझूं इसा दिया साधन बड़ा घात का। हर बाट चलावे बोझ डरावे घना दुख वीर साथ का। वीर मर्द का एक अंग यो उत्तर थारी बात का। कह बड़े आदमी मर्दा की जात का, बड़े आदमी मर्दा की जात के गलतों को बताई नारी। देखे विष्णु जी के साथ लक्ष्मी रे गोरा संग त्रिपुरारी। अरे तू सो जा दमयंती से जल भर की थकी हारी। पिया के पहलम को ना सो सुपति वर्ता नारी। सती वीर का, अरे सती वीर का काजा अपने पति का प्रण पुगाना। मैं थारे कहते बाहर नहीं पिया जो सो सहम उल्हाना। कह बाजे भक्त सती का न बनता कहना और कमाना। पति भरता पाछे सोवे देखे पहले पति सुहाना। फिर नहीं किसे काम का गाना, नहीं किसे काम का गाना जब याद नहीं लेदारी। जब सतगुरु जी की ठोकर लागे बुद्धि बने करारी। तू सो जा दमयंती से जल भर की थकी हारी। पिया ते पहलम को ना सो सुपति वर्ता नारी। भारतीय स्टार्टअप्स आज सारी दुनिया पर छाए हुए हैं। भारत के आर्थिक भविष्य को संवारने में स्टार्टअप एक अहम भूमिका निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के सपने को एक नया आयाम देने की क्षमता हमारे स्टार्टअप्स में है। खासकर कृषि यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो भारत तरह तरह के अनूठे स्टार्टअप्स को साकार कर रहा है। अब हम आपको मिला रहे हैं अंबिका सतपथी और उनके स्टार्टअप जू फ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से। हम लोग एक B2B प्लेटफॉर्म है पूरे नॉन वेजिटेरियन इंडस्ट्री के लिए। हमारे फार्मर नेटवर्क हैं जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और हमारे प्रोसेसिंग सेंटर्स, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, हमारी टीम्स
अब पूरे देश को केटर करता है। जू फ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड या फ्रेश आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा जैसे 8 राज्यों में सक्रिय है और अब तक 1000 से अधिक किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। बीते वर्ष में फ्रेश आर यानी जू फ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 17.5 करोड़ रुपए रेवेन्यू अर्जित किया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब पेश है फिप्सोल लाइफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। कविता साईराम के नेतृत्व में संचालित यह स्टार्टअप कंपनी वेस्ट टू वेल्थ, एग्री इनपुट और ग्रीन एनर्जी के कोर एरिया में काम करती है। Fipsol believes that every farmer, every acre and every crop should be using a good quality biological to improve the soil quality as well as to improve the farmer economics. We believe that our technology could bring in far more independence on the national food security. It can reduce the import cost on fertilizers and also improve the farmer's life. फिप्सोल हल्के वजन वाले पानी में घुलनशील जेल आधारित बायो फर्टिलाइजर उर्वरक पेश करती है, जिसमें लाभकारी माइक्रोबियल की संख्या 1000 गुना अधिक और 2 गुना ज्यादा स्थिर होती है। इस टेक्नोलॉजी में पानी में घुलनशील पॉलीमर्स में बैक्टीरिया कंडेंसेशन, इंट्रैपमेंट और स्टेबलाइजेशन शामिल है। इस श्रृंखला में अगला स्टार्टअप है निखिल त्रिपाठी की बीजक यानी कृषि आचार्य टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। सप्लाई चेन और एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सेवाएं दे रही बीजक से लगभग 30,000 कृषि व्यवसायी जुड़े हैं, जिन्हें इसके माध्यम से बेहतरीन दाम, अग्रिम भुगतान, बीजक लिमिट, 2000 से अधिक मंडियों में दैनिक मंडी भाव जानने जैसी सुविधाएं मिलती हैं। बीजक हमने 2019 में शुरू किया था, जिसके माध्यम से हम भारत के लाखों किसानों को उनके फसलों का सही दाम मिलने में मदद करते हैं। बीजक 2019 से लेकर अभी तक लगभग 1300 से ज्यादा ज्योग्राफीज में और 100 से ज्यादा उत्पादों में लोगों की मदद कर चुका है खरीदने और बेचने में। साल 2021-22 के दौरान बीजक ने 6200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। हमारी अगली स्टार्टअप धाराक्षा इको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वेस्ट को वेल्थ में बदलने और ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। हर साल हमारे देश में 2 करोड़ 30 लाख टन पराली को जला दिया जाता। हमने जब इस समस्या को समझा तो हमने धाराक्ष इको सॉल्यूशंस का गठन किया। एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जिससे कि हम इस मटेरियल को लेके उसको एक बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में कन्वर्ट कर देते। हमारा उद्देश्य है कि आगे जाके हम ये पराली जलने की समस्या को पूरा का पूरा जड़ से खत्म करना। इस क्षेत्र के किसान अपने खेतों से निकलने वाली स्टबल और दूसरे फसल के अवशेषों को जलाने की बजाय धाराक्षा इको सॉल्यूशंस को देकर इससे अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल धाराक्षा इको सॉल्यूशंस बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल तैयार करने में करती है और स्टबल का कचरा जलने से होने वाले प्रदूषण को रोककर पर्यावरण को सुरक्षित करती है। हमारे बीच मौजूद अगली स्टार्टअप है क्रिमांशी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। निखिल बोहरा की क्रिमांशी टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर से जुड़े एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, फिशरीज, रेशम, फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट जैसे क्षेत्रों में काम करती है। क्रिमांशी से हम यही प्रयास करते हैं कि हम किस तरह से अपने जानवरों की उत्पादकता को बढ़ा पाएं, किस तरह से हम उन्हें एक उच्च गुणवत्ता का पशु आहार दे पाएं जिससे उनका स्वास्थ्य, उनकी उत्पादकता बढ़े। क्रिमांशी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से हर महीने 4 राज्यों के लगभग 10,000 किसान लाभ उठा रहे हैं। क्रिमांशी टेक्नोलॉजीज की सराहना इसलिए भी की जाती है कि उसने पशु भोजन जैसी बेहद आम चीज में छिपी संभावनाओं को पहचाना और उसे भारी रेवेन्यू जनरेट करने वाले व्यवसाय में बदला। अगला स्टार्टअप है तरनबीर सिंह और आलोक दुग्गल द्वारा स्थापित ई फार्म सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो ई कॉमर्स और एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करता है। 2020 में कोविड के समय पर ये जरूरत समझी कि किसान भाइयों को घर पर सामान किस तरह मुहैया कराया जाए। एक गांव से शुरू कर आज हम 70,000 गाँव में काम कर रहे हैं। ई फार्म्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से किसानों को कृषि उपकरण, बीमा, पशु आहार और कृषि संबंधित वैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया जाता है। 1 लाख से अधिक किसान इसकी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस सिलसिले में अगली स्टार्टअप है F2DF
प्राइवेट लिमिटेड ईश्वर सिंह और श्रीमती मोनिका द्वारा स्थापित जो सप्लाई चेन और एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सेवाएं दे रही है। किसान की इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है और उन्हें अपनी फसल का रेट अच्छा नहीं मिल रहा। वहीं से हमारी शुरुआत हुई, हमने F2DF को बनाया जहां किसान की प्री हार्वेस्ट से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाए। हम किसान साथियों को फ्री में एक वेब पेज यानी कि वेबसाइट दे रहे हैं जहां वो अपने हर प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है और बेच सकता है अच्छे रेट में। यही नहीं, इस ऐप के जरिए किसान नए और पुराने उत्पाद को किराए पर ले सकते हैं और खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। F2DF की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये ऐप देश के 25 राज्यों के 1 करोड़ से अधिक किसानों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो भैया ये तो सुना हमने संदेश, और अब एक जानकारी क्या है कि जब भी कोई आपातकालीन हो यानी कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसमें जो है हमने एक नंबर डायल करना है 112 नंबर, उस पर आप डायल करके आप इमरजेंसी जो है वो बता सकें हैं कि हमारे साथ ये घटना घट रही है। और इसके साथ ही एक और जानकारी है कि 2 तारीख को यानी कि कल 10 बजे सुबह 10 बजे विश्व अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023, और इसमें जो विशेषज्ञ रहेंगी वो प्रोफेसर अनीता दुआ रहेंगी और जो कि विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के अंदर प्रोफेसर हैं, और इनके साथ बातचीत करेंगी प्रोमिला सैनी। तो ये तो रही जानकारी, और इसके साथ साथ वही एक और जानकारी हम ले लें कि जब भी हम कोई अब क्योंकि ज़्यादा जल्दी हमने नहीं करनी है, गेहूं की कटाई में थोड़ा सा समय जो है वो ज़रूर लेना है, थोड़ा सा हाथ बांध के, और थोड़ा जब सूख ले अच्छी तरह से तो हमने कटाई करनी है। और जब भी आप कटाई कर रहे हो बहुत सावधानी से आपने कटाई करनी है, और गिल्ली कटाई जो है हमने बिल्कुल नहीं करनी, गिल्ली गाही नहीं करनी है। अगर आप गिल्ली गाही करोगे या गिल्ली कटाई करके आप थ्रेसर में डालोगे तो बहुत नुकसान भी हो सके। तो ये तो रही जानकारी, और भैया अब समय जो है वो समाप्त होने जा रहा है आपसे विदा लेने का, और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम होया समाप्त। चतुर्भाई ने दो इजाज़त। अच्छा भैया, राम राम। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जो सवाल हमने पूछा था कि फल व सब्जी उत्पादन के लिए इंडो इजराइल प्रोजेक्ट कहाँ है, तो वो है गरोंडा में, और इसका सही जवाब किसी ने भी नहीं भेजा है। तो आज के लिए बस इतना ही।